द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। एक और बस ताली बजाएं। मित्रों, हम लोग पहला सत्र भी थोड़ी देर से शुरू किए थे, इसलिए दूसरा सत्र भी थोड़ी देर से शुरू हो रहा है। लेकिन पहला सत्र भी बहुत शानदार जानदार रहा है और दूसरा सत्र भी बहुत शानदार जानदार रहेगा। मित्रों, विभाजन की त्रासदी पर हिंदी भारतीय कथा साहित्य में जो चर्चा हुई है और बहुत जो जितनी त्रासद घटना है, जितनी बड़ी विभत्सिका है, उस सापेक्ष में कितनी भारतीय कथा साहित्य में चर्चा हुई है और खासकर हिंदी में भी हम देखेंगे कि बहुत ही अपेक्षित चर्चा हिंदी कथा साहित्य में नहीं है। बहुत गिना गिना उपन्यास, कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं, जबकि इसको देखेंगे हम इस चर्चा में कि विभाजन की विभीषिका पर भारतीय कथा साहित्य में कितना और क्या लिखा गया है। और इसके लिए हमारे बीच जो वक्ता हैं, अफशा बानो, डॉक्टर अफशा बानो, उर्दू की सहायक प्राध्यापक हैं पटना विश्वविद्यालय में। आपसे आग्रह है कि आप आएँ और अपनी बात रखें। अफशा बानो। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ डाइस और सामने बैठे सामीन, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं डायरेक्ट अपने मकाले पर आती हूँ। मैंने मकाला लिखा है, विभाजन विभीषिका 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय शुरू हुई व्यापक हिंसा, दर्द और विस्थापन की त्रासदी है। ये केवल भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे ने परिवार और समुदायों के बीच गहरा सामाजिक और भावात्मक विभाजन पैदा किया, जिसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलते हैं। हरीश राय की पुस्तक विभाजन की विभीषिका भारतीय कथा साहित्य दरअसल इसी त्रासदी को भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य में तलाशने की एक मुहिम है। 15 अप्रैल 1954 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में जन्मे हरीश राय के पिता फौज में थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहगढ़ में ही हुई। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद 1971 ईस्वी में वे दिल्ली आए, जहां मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद बैंक में उनकी नौकरी हो गई और फिर 32 वर्षों तक बैंक में सेवा देने के बाद 2014 में वो उप महाप्रबंधक के पद से सेवा मुक्त हुए। हरीश राय ने अपनी लेखन कला का आगाज व्यंग से किया। उनकी पहली पुस्तक भी व्यंग संग्रह बबुआ की क्रांति है। उन्होंने कई विधाओं में लेखन कार्य किया। नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल, दहन, माटी राख और धूप उनके उपन्यास हैं। कहानियों के कई संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, महफिल और कलम आदि। उनकी चयनित कहानियों के भी कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 25 कहानियाँ, मेरी प्रिय कथाएं, हिसाब किताब, पहाड़ पर धूप एवं अन्य कहानियाँ, पानी की तेज धार आदि। बैंकिंग जीवन के अपने अनुभव को उन्होंने संस्मरण के तौर पर तय किया मैंने सफ़र में साझा किया है। सामाजिक विषय से संबंधित उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जो इस तरह हैं: भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, भाषा नीति और लोकहित, समय के सरोकार, भाषा शिक्षा और औपनिवेशिक दास्ता, सूचना तकनीक, बाजार एवं बैंकिंग। आप उद्भावना पत्रिका के उपसंपादक भी रहे हैं और उद्भावना के भीष्म साहनी अंक का संपादन भी किया है, जिसे बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया। आपने कथा कहानी एक शीर्षक से भी एक पुस्तक संपादित की है।
आपने एस.टी. हॉलिन्स की किताब नो 10 कमांडमेंट्स का अनुवाद एस.टी. हॉलिन्स पुलिसिंग में कोई बंदिश नहीं के शीर्षक से किया, जिसकी प्रस्तावना सर रिचर्ड क्राफ्ट एवं भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक एवं पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा विभूति नारायण राय ने लिखी है। कथा आलोचना के संदर्भ में आपकी 3 पुस्तकें कथा एक यात्रा, कहानी आज और कथा सानिध्य प्रकाशित हो चुकी हैं और अब ये 4थी किताब विभाजन की विभीषिका भारतीय कथा साहित्य मंजर आम पर आई है, जिस पर आज चर्चा हो रही है। भूमिका के अतिरिक्त पुस्तक को 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में भारत विभाजन के मूल आधार के तहत सांप्रदायिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर और उन आधारों के कारण जन्मी परिस्थितियों पर चर्चा की गई है। तीसरे एवं चौथे, 5वें एवं 6ठे, 7वें एवं 8वें अध्याय में विभाजन की विभीषिका के ताल्लुक से क्रमशः हिंदी उपन्यास एवं हिंदी कहानी, उर्दू उपन्यास एवं उर्दू कहानी तथा पंजाबी उपन्यास एवं पंजाबी कहानी पर गुफ्तगू की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पृष्ठ उर्दू साहित्य को दिए गए हैं। इसके बाद क्रमशः 9वें और 10वें अध्याय में बंगाली और सिंधी साहित्य पर चर्चा है। 11वें अध्याय में गुजराती, डोगरी, मराठी और असमिया कहानी को अति संक्षेप में मात्र 6 पृष्ठों में ही समेट दिया गया है। अध्याय 12 में खुशवंत सिंह के अंग्रेजी उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान और चमनलाल के उपन्यास आज़ादी पर विचार किया गया है। साहित्य के अतिरिक्त विभाजन की इस विभीषिका पर आधारित फिल्मों के लिए अध्याय 13 को आवंटित किया गया है एवं अध्याय 14 नाटकों के लिए समर्पित है। अध्याय 15 कथेतर गद्य यानी नॉन फिक्शन के लिए है और अंतिम अध्याय में बंटवारे के बाद से लेकर आज के समय तक संक्षेप में इसके प्रभाव और परवर्ती घटनाओं का जिक्र किया गया है। विभाजन के दौरान और उसके बाद जो हिंसा, अविश्वास और सामाजिक विघटन देखने को मिला, उसने मनुष्य के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। विशेष रूप से उर्दू भाषी समाज, जो पहले से ही गंगा जमुनी तहजीब का वाहक रहा था, इस विभाजन से गहरे स्तर पर प्रभावित हुआ। अनेक लेखक, बुद्धिजीवी और कलाकार अपने मूल परिवेश, शहरों, गलियों, रिश्तों और सांस्कृतिक स्मृतियों को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों, पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता से एक तरह का बलात् अलगाव था। ऐसे समय में साहित्य ने इस त्रासदी को दर्ज करने का महत् कार्य किया। उर्दू कथा साहित्य विशेष रूप से इस अनुभव का सशक्त माध्यम बना, क्योंकि इसके रचनाकार स्वयं इस विस्थापन के साक्षी और सहभागी थे। उनके लिए विभाजन कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव था, जिसमें खोए हुए घर, बिछड़े हुए लोग और टूटी हुई पहचान की टीसें शामिल थीं। लेकिन इन रचनाओं की विशेषता यह है कि वे केवल शोक और स्मृति तक सीमित नहीं रहती, उनमें एक निरंतर प्रयास दिखाई देता है नए परिवेश में अपने अस्तित्व को परिभाषित करने का, अपनी पहचान को पुनः गढ़ने का और ये समझने का कि वतन और घर का तस्वुर आखिर क्या है। इस प्रकार उर्दू कथा साहित्य विभाजन के दर्द के साथ साथ इंसानी हौसले और अपनी पहचान को भी जाहिर करता है। उर्दू कथा साहित्य में विभाजन की त्रासदी के चित्रण के सिलसिले में हरीश राय लिखते हैं, भारत के विभाजन और विस्थापन का गहरा चित्रण सबसे ज़्यादा उर्दू के कथा साहित्य में हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि मुख्य भूमि को छोड़कर वहां गए लेखक अब भी किसी न किसी स्तर पर विस्थापन के दर्द को महसूस करते हैं। हालांकि उनका लेखन एक महान सामाजिक संस्कृति और विरासत से कट जाने के दर्द तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसमें अपने वजूद को नए तरीके से तलाश करने की कोशिशें भी हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक में उर्दू और हिंदी कथा साहित्य को विशेष महत्व दिया है और उर्दू हिंदी उपन्यासों के लिए मुनासिब शीर्षक भी चुने हैं,
जिससे उनके साहित्यिक बोध और भाव विह्वलता को समझा जा सकता है। ये शीर्षक महज नाम नहीं बल्कि हर उपन्यास की रूह और उनके केंद्रीय भाव को अभिव्यक्त करते हैं। लेखक ने पेचीदा ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को संक्षेप में इस खूबी से समेट दिया है कि पाठक तुरंत मूल पाठ के बुनियादी एहसास और माहौल से जुड़ जाता है। यूं कहा जा सकता है कि उर्दू से संबंधित ये अर्थपूर्ण शीर्षक लेखक की रचनात्मकता की मिसाल हैं। उर्दू उपन्यास के सिलसिले के शीर्षक इस प्रकार हैं। उदास से उदासतर होती जा रही नस्लों की कहानी, उदास नस्लें। समावेशी संस्कृति की वकालत करता उपन्यास, आग का दरिया। अपने देश की स्मृतियों को दर्ज करता उपन्यास, आंगन। अपनी जमीन से अलग होने का दर्द, बस्ती। मानवीयता को सहेजने की कोशिश, गद्दार। इतिहास की सबसे बड़ी गलती की दास्तां, छठा दरिया। इससे यह समझा जा सकता है कि इन उपन्यासों के विषय वस्तु को लेखक ने किस गहराई से समझा है। हरियश राय ने इन उपन्यासों के द्वारा समसामयिक परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए अपनी निरपेक्षता को भी उजागर किया है। निम्न में कुछ उपन्यासों के बारे में उनकी स्पष्ट राय देखें। अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें के बारे में वो क्या लिखते हैं। इसका कथानक विभाजन और विस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई प्रकार की अस्मिताओं की टकराहट तक इसका विस्तार है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप की परंपरागत समाज के आधुनिक समाज में तब्दील होने की जद्दोजहद भी इस उपन्यास में देखी जा सकती है। कुरतुल ऐन हैदर के आग के दरिया से इक़्तिबास। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, जैन, बौद्ध और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहबों के विकासवादी इतिहास को दर्शाया गया है। इसमें भारत में सदियों से मौजूद लोगों की धार्मिक और सामाजिक नैतिकता और रहन सहन पर बात की गई है। इस उपन्यास में कुरतुल ऐन हैदर अंग्रेज़ों के आने से पहले के हिंदुस्तान के बारे में बताती हैं कि देश में उस वक्त धर्म और संस्कृति कैसी थी और अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या बदलाव हुए। यह उपन्यास कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाजवादी और कम्युनिस्ट जैसी विचारधाराओं के अलावा नई पीढ़ी के इनकलाब की ख्वाहिश की बात करता है। खदीजा मस्तूर के आंगन के सिलसिले में लिखते हैं। खदीजा मस्तूर का उपन्यास आंगन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लिखे गए सबसे मशहूर उर्दू उपन्यासों में से एक है। उपन्यास को 1940 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। उपन्यास की कथा भारत विभाजन और दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं से गुजरती हुई पाकिस्तान के बनने पर खत्म होती है। उपन्यास की कथा का केंद्र घर का आंगन है। इस आंगन से हमें पता चलता है कि किस तरह देश का विभाजन परिवार को भी विभाजित कर देता है। फ़िक्र तौंसवी का छठा दरिया। अपनी इस डायरी में फ़िक्र तौंसवी के इस बर्बर समय की दास्तां कहते हैं। वो ये समय था जब यूरोप में विज्ञान, दर्शन, ज्ञान फल फूल रहा था। ऐसे समय में जब एक तरफ नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम बरसाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत में धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। 1948 ईस्वी में प्रकाशित तौंसवी का संस्मरण आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। ये डायरी कई सारे सवाल हमारे सामने रखती है और ये बताने की कोशिश करती है कि जो आज़ादी हमें मिली थी वो आज़ादी थी ही नहीं। असल में तो अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए दोनों देशों में नफरत की एक ऐसी आंधी चलाई जिसका खमियाजा दोनों देश आज तक भुगत रहे हैं। अपनी किताब में हरियश राय ने सादत हसन मंटो को सबसे ज़्यादा 10 पृष्ठ दिए हैं और दिल लगाकर उनकी कहानियों का विश्लेषण किया है। मंटो की अफसाना निगारी के संबंध में कहते हैं, मंटो के लिए देश का बंटवारा केवल एक त्रासदी भर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जख्म था। ये जख्म उनकी कहानियों में लगातार रिसता रहा। दूसरी जगह लिखते हैं, मंटो की कहानियों में विभाजन के संदर्भ बार बार आते हैं और इन संदर्भों का मकसद विभाजन के दौरान बरती गई क्रूरता
और अमानवीयता को दर्ज कर इंसान की उस फितरत को सामने लाना है जिसमें वहशीपन समाया रहता है। इस विभाजन ने आम आदमी से उसकी मासूमियत छीनकर उसे बेहिस और क्रूर बना दिया था और ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। इस संदर्भ में लेखक ने विभाजन की नफ्सियात को समझने की कोशिश की है और मंटो की कहानियों को इससे जोड़ा है। वो कहते हैं, विभाजन के तहत हिंदुओं को पहले से और ज़्यादा हिंदू और मुसलमानों को पहले से और ज़्यादा मुसलमान बनाया जा रहा था। धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच नफरत फैलाई जा रही थी। मंटो अपनी कहानियों में इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हरियश राय की विभिन्न विधाओं में लेखनी पर जब हम नज़र करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बुनियादी तौर पर वे कथाकार ही हैं। फिक्शन लिखते हुए वो न सिर्फ जिंदगी के नाजुक, तल्ख और गहरे अनुभवों को निहायत ही दिलकशी के साथ पेश करते हैं, बल्कि अपने पात्रों के जरिए इंसानी जज्बात की बारीकियों को भी महारत के साथ उजागर करते हैं। वो यद्यपि आलोचना के मैदान में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, मगर उनकी आलोचना वस्तुतः एक फिक्शन राइटर के तजुर्बात के सहारे ही शक्ल लेती है। ये पुस्तक जितने गंभीर विषय पर लिखी गई है, लेखक ने सामग्री संयोजन और विश्लेषण में भी उसी वांछित गंभीरता को अपनाया है। समय की कमी के कारण मैंने सिर्फ उर्दू खंड को ही अपने विश्लेषण का हिस्सा बनाया है, मगर सच्चाई ये है कि ये पुस्तक संपूर्ण भारतीय साहित्य के कथा लेखन को केंद्र में रखकर विभाजन की त्रासदी को रेखांकित करने में कामयाब है। ऐसी पुस्तकें ज़्यादा नहीं मिलती जिनमें अनेक भाषाओं के विभाजन सरोकारों पर विमर्श मौजूद हो। उर्दू, हिंदी के साथ बांग्ला, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं की रचनाओं पर गंभीर चर्चा विभाजन के कारणों को अधिक विस्तार और गहराई से देखने की कोशिश है। इसके साथ फिल्म, नाटक और कथेतर साहित्य को शामिल करने से इस विमर्श का फलक विस्तृत हुआ है। विभाजन साहित्य पर हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में अच्छी पुस्तकों की कमी नहीं, लेकिन हरियश राय की इस पुस्तक के मर्मस्पर्शी विश्लेषण और विस्तृत दृष्टिकोण के कारण इसे विभाजन से संबंधित अग्रणी आलोचनात्मक साहित्य में गिना जाएगा। किसी आलोचनात्मक और शोध पुस्तक में संदर्भ देने की विधि केवल एक औपचारिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये अकादमिक सत्यनिष्ठा, शोध की विश्वसनीयता और पाठक के विश्वास का आधार है। शोध में संदर्भ वास्तव में इस बात का प्रमाण होता है कि लेखक ने अपने विचार को प्रामाणिक बनाने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया है। एक पूर्ण संदर्भ पाठक को मूल स्रोत तक पहुंचने, उसकी जांच करने और लेखक की सत्यनिष्ठा का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। इस हवाले से ये पुस्तक हमें निराश करती है। एक ही पुस्तक अलग अलग समय पर अलग अलग संस्करणों से प्रकाशित हो सकती है। यदि प्रकाशन वर्ष और प्रकाशक का नाम उपलब्ध न हो तो पाठक के लिए यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि संदर्भ किस संस्करण से लिया गया है। अधूरा संदर्भ शोध की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और न केवल पुस्तक के विद्वतापूर्ण मूल्य को कम करता है, बल्कि अकादमिक जगत में यह धारणा भी बनती है कि लेखक ने शोध के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है या लापरवाही बरती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप शबानो जी। अब हमारे बीच डॉक्टर अलीना अली मलिक हैं। आपसे आग्रह है कि आप आएँ और अपनी बात रखें। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण और सम्मानित मंच, हरियश राय जी की यह किताब विभाजन की विभीषिका भारतीय कथा साहित्य पर मुझे
करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। चूँकि इसका नाम बहुत ही आकर्षक है और मैं अपने जिस महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहाँ हमारे सीनियर प्रोफेसर कॉलीग अभी सभागार में मौजूद है, प्रोफेसर अभय सर। उनसे हमारी बात होती है कि उर्दू कथा साहित्य में जो विभाजन का जो दर्द है और हिजरत के जो मौज़ूआत हैं उस पर हम लोग कोई परिचर्चा रखें या एक सेमिनार जैसा रखें, क्योंकि उनकी भी काफ़ी रुचि है इसको जानने और समझने में। तो इस एतबार से इस किताब ने मुझे अपनी तरफ बहुत मुतवज्जो किया और इसको मैंने देखना शुरू किया। तो इब्तदाई जो सफ़हात हैं उसमें 100 से ज़्यादा सफ़हात उस वक्त की आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय की जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उन पर ये 100 सफ़े उनके लिए वक्फ है। और एक उर्दू के आम कारी और तालिब इल्म की हैसियत से मुझे ये सही लगा कि नौ आमोज तालिब इल्म है या उर्दू का आम कारी जो इतिहास में से जिसकी बहुत वाक़फियत नहीं है, उसके हिसाब से उन चीज़ों को, उन संदर्भों को समझने में आसानी होगी कि इतिहास में किन वजूहात से, किन कारणों से मुल्क का विभाजन हुआ और क्या उसका पस मंज़र रहा, बैकग्राउंड क्या रहा। उसके अलावा जो भारतीय कथा साहित्य की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हिंदी कथा साहित्य और हिंदी उपन्यास इसमें शामिल है और उर्दू में भी अच्छी खासी तादाद में उपन्यास और कहानियाँ शामिल हैं। मुझे बड़ी मायूसी हुई कि अंग्रेज़ी में बहुत कम है, चूँकि हम उर्दू वाले बहुत कम जानते समझते हैं अंग्रेज़ी को। तो मेरी एक उम्मीद थी इस किताब से कि अंग्रेज़ी में हमने खुशवंत सिंह का जो नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके बारे में बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। उसके अलावा बस आज़ादी उन्वान से एक किताब है उर्दू में, उसके अच्छा एक और जब इस किताब का जो मौजू है उसका कैनवस काफ़ी बड़ा है। उस एतबार से जब हम नॉवेलों का या कहानियों का हर भाषा के साहित्य का, कथा साहित्य का जब संकलन किया गया है तो एक तरह का जो डिसप्रोपोर्शनेट जो उसका प्रेजेंस है, सिंधी के लिए बहुत कम है, वैसे ही डोगरी है और कश्मीरी और मराठी। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मराठी में क्या लिखा गया ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम जिस बेल्ट से आते हैं, जिस भाषा क्षेत्र से आते हैं, उस मराठा किताबों का जो उर्दू में या अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ होगा हम तक नहीं पहुंचा। इसलिए मराठा साहित्य में आज़ादी से के ताल्लुक से क्या लिखा गया है, पार्टीशन का जो दर्द है, जो माइग्रेंट्स के जो कर्म हैं, मुहाजिरीन के, उनकी बात हम तक नहीं पहुंचती है। बांग्ला साहित्य में जितनी उनकी नुमाइंदगी है उस एतबार से ये जो संकलन में इसमें उसकी मौजूदगी कम है। दूसरे उर्दू नावलों के एतबार से उदास नस्लें, हम सब उर्दू तालिब इल्म रह चुके हैं, अभी अध्यापक नए हुए हैं, उस हिसाब से उदास नस्लें का बहुत बेहतर जो इन्होंने तज्जिया किया है वो बहुत बेहतर है। दूसरा नावल जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है आग का दरिया, आग का दरिया थोड़ा पार्टीशन, इट्स बियॉन्ड पार्टीशन, क्योंकि ये नावल जो है लिखा जाता है, इसका जो कैनवास है, इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी तवील है। 2500 साल हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख की ये बात करता है। जब ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व के करीब से ये शुरू होता है और 1955 के आसपास ये कहानी खत्म होती है। तो इसको पार्टीशन के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है
उससे जुड़े हुए वाक़यात इसमें दर्ज होते हैं। पार्टीशन 47 में होता है और 55 तक इसमें जो किस्सा आया है वो वाक़यात दर्ज हुए हैं। तो हमें मतलब मुझे इस बात से थोड़ा ये हुई कि इसका आग का दरिया का कैनवस बहुत बड़ा है। हमें उसे सिर्फ आज़ादी से मुताल्लिक़ तहरीक आज़ादी या तक़सीम मुल्क से मुताल्लिक़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आग का दरिया में उपनिषद भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है और बुद्ध काल की भी चर्चा है। तो जब हम उसको वो एक कालजयी रचना है वैसे भी है, और इस किताब में बहुत सारी ऐसी कालजयी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन आग का दरिया का कैनवस भारत विभाजन की विभीषिका से काफ़ी बड़ा है। इसे उस संदर्भ में देखने की ज़रूरत। अच्छा, एक चीज़ जो दिक्कत है कि यह किताब जो है बहुत ज़्यादा भाषाओं के जो कथा साहित्य है उनके बारे में ये क्लेम करती है, लेकिन चूँकि भारतीय भाषाओं का कथा साहित्य जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी उसकी ज़खामत है, वो काफ़ी रिच है। उस एतबार से ये किताब बहुत मुख्तसर है और मेरी तमाम अदब के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि लेखक से बहुत मेरी गुजारिश है कि वो अलग अलग इस हर भाषा के, मराठी है या डोगरी है या सिंधी भाषा का अलग अलग इस तरह से संकलन निकालें और उस पर राय रखें। उस पर बात करना ज़्यादा कारगर होता है और बहुत मुख्तसर से कुछ अफसानों के 4 लाइन या एक छोटे से पैरा में। पीछे से बहुत शोरगुल हो रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है आपका, हाँ सुझाव ठीक है, लेकिन शोरगुल थोड़ा कम हो, पीछे से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ओके। तो मेरा ये निवेदन साहिब किताब से गुजारिश है कि वो अलग अलग ज़बानों का आज़ादाना तौर पर ऐसे एक मजमुआ, एक संकलन विभाजन के कथा साहित्य से लाएं और उस पर इंडिपेंडेंट काम हो, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं चूँकि उर्दू की ही तालिब इल्म रही हूँ और उस भाषा में उस साहित्य पे बात करना आसान है जिसको मैंने पढ़ा है। जैसे कुछ उर्दू के नॉवेल हैं जो मैंने पढ़े हैं, या फिर पंजाबी साहित्य में या हिंदी में कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान है, या अमृता प्रीतम की जो पिंजर है, पूरो, उसमें जो पूरो और रशीद का किरदार है। तो ये किताब जो है तमाम तर उन कथा साहित्यों को संकलित करती है और इसका एक ही मर्म मुझे समझ में आता है कि चाहे आबादी किसी भी धर्म से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी समुदाय से आती हो और उसमें विभाजन का जो भी दंश झेला है, चाहे वो उसमें हर किरदार, हर कैरेक्टर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या पंजाबी हो या बंगाली हो या बिहारी हो, सब मजलूम नजर आते हैं। किसी पे से आप नफरत नहीं कर सकते हैं। कोई किरदार ऐसा नहीं होता है कि आप जिससे नफरत कर पाए। मंडो का अफसाना है शरीफन का बाप कासिम अपनी बेटी पर हुए जुल्म से परेशान और बदहवास होकर बाहर निकलता है और उसके इंसान को मजहब जो है ऐसी आग है जो इस तरह से उसके ख्याल, उसकी शख्सियत को जला देती है कि जिस जुल्म को वो अपनी बेटी पर, उसके जो जुल्म होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही जुल्म वो किसी और की बेटी के साथ करता है। तो मजहब जो खप्त है ये ऐसे ही इंसानों को हैवान बना देती है और उस हैवानियत से, उसी हैवानियत का शिकार पिंजर का जो मेन कैरेक्टर है रशीद कोई वैसा किरदार नहीं होता है कि उसको अगवा करना होता है पूरों को, जिसकी शादी होने वाली है किसी और से, और वो एक ख़ानदानी दुश्मनी और
जिसके बदले में उसको उसके बड़े उकसाते हैं कि तुम आज बदला लो और उसको आवा कर लो। और ऐसे ही एक गिल्ट में वो उसकी पूरी लाइफ गुजरती है। उस पिंजर की जो मेन कैरेक्टर है पूरो, पूरो कभी ना वो जी सकती है ना मर सकती है, वो खुद से उसे कराहियत होती है। और उसको जब मौका मिलता है इस जिंदगी से बाहर जाने का तो वो कहती है कि नहीं, रशीद ही मेरा सच है। आप यहाँ कुछ तालिब इल्म भी मौजूद है, तो मेरी उनसे ये मशवरा होगा कि आप पिंजर पढ़िए। हमने जब इस नॉवेल को पढ़ा था स्टूडेंट लाइफ में, इट हॉन्ट्स यू फॉर वीक्स। मतलब ऐसी भी जिंदगी, ऐसे भी दर्दनाक हमने हादसा देखे। अच्छा, हमारी जनरेशन को ये मौका नहीं मिला देखने का। हम उस एतबार से खुशनसीब हैं कि आपके घर में सारे अफराद को मार दिया जाए और हर इस तरह के मजालिम का शिकार औरतें होती हैं, और उस घर में एक खातून बचती है और जिसको उन सारे लोगों के कातिल के साथ जीना पड़े। तो इससे बड़ा टॉर्चर और गम क्या होगा एक इंसानी तारीख में। तो उस एतबार से पिंजर का जो आपने एनालिसिस किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। मंटो के अफसाने भी बहुत उम्दा अफसानों का आपने इंतखाब किया है। उर्दू नावलों में आंगन जो है वो खातून, पहली कोई खातून है जिनके हवाले से एक पूरा सियासी और वो एक मुकम्मल नावल है, और उसमें मुख्तलिफ तालीमी दर्जात से आने वाली खवातीन हैं और सबका सियासी शऊर वाज़ेह है। ऐसा नहीं है कि वो छम्मो जो बहुत कम पढ़ी लिखी है उसका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, पॉलिटिकल व्यू नहीं है, उसका भी बहुत एक सियासी नज़रिया उसका वाज़ेह है। उसे मालूम है कि सब कांग्रेसी नहीं होंगे, मुस्लिम लीगी भी रहेंगे और पाकिस्तान उसे चाहिए। और लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ है कि सारी तहरीर में जो निकल कर आता है कि कोई अपनी ज़मीन, अपनी धरती, अपने रवायात, अपने दोस्तों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छोड़ कर नहीं जाना चाहता है। और ये आंगन जो है खदीजा मस्तूर का, वो एक ऐसा नॉवेल है जिसका कैनवास, उसका आंगन जो एक है तशबीह है समझ लीजिए। और उस आंगन में उस वक्त का जो हिंदुस्तान था उसका पूरा सियासी मंजरनामा सामने आ जाता है, जो सियासी उथल पुथल थी और उससे जुड़े हुए उसके सारे मुताल्लिक़ात वो सारे उस नॉवेल में आ जाते हैं। मुझे जानना है कि मेरे पास वक्त कितना है। और अच्छा, ये रक्तगान पंजाबी में एक जो बहुत कम नॉवेल है, लेकिन नानक सिंह है जिनका एक नॉवेल है रक्तगान, जिसका इंतखाब किया है उन्होंने। तो उसमें जी उसमें भी मतलब ये जो सामने आता है कि आप हर जगह जितनी भी बुराई हो, जितने भी आप कत्ल वारत गरी देख लें, औरतों की इस्मत दरी देख लें, बच्चों पे जुल्म देख लें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है कि उन्हीं जालिमों के ग्रोह से कोई है जो अपने दोस्त की बेटी को की हिफाजत करता है, उसको बचा लेता है, चाहे उसकी खुद की बेटी की मौत ना हो चुकी हो। तो ये एक है रे ऑफ होप जो हमें हर जगह नज़र आती है। उर्दू अफसानों की तारीख में और जब हम बात करें तो मंटो, सादत हसन मंटो जो है उनका जिक्र ना हो, ख़ासकर उनके जो फसादात से जुड़े हुए अफसाने हैं उनमें बहुत अच्छे अफसानों का आपने इंतखाब किया है। तोबा टेक सिंह जो कि एक पागल है और क़ैद में है और उसके जो महसूसात हैं
उसके लिए ये समझना ही बहुत मुश्किल है कि अब कहाँ से, उसका गांव कहाँ है और अब उसको कहाँ जाना है। और वो टोवर टेक सिंह जो कभी सोया नहीं था और रात भर एक पाँव पे खड़े रहकर और उसकी मौत होती है। नया कानून मंगू कोचवाल के हवाले से, नए कानून के जरिए सादर ससन मंडो कहते हैं कि जैसे नौजवान तबका जो भी होता है, हमारे भी जो नौजवान होते हैं, समाज में जो भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो उसको उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो उम्रदराज लोग हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉस एंड कॉन्स जानते हैं और उस तरह की के उनके एनालिसिस होता है, उसका तज्जिया होता है। तो इस तौर पे वक्त की कमी का मुझे अच्छा एक और चीज़ की तरफ बहुत बार बार इशारा है कि ये जो बंटवारा था, ये मुल्क का बंटवारा, ज़मीन के हिस्से का बंटवारा हुआ, इंसानों के बीच जो है वो बंटवारा जो उनके एहसास, उनके महसूसात, उनकी ज़हनी कर्ब जो है उसमें कोई उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं एक चंद सत्रें जो है सादर हसन मंटो के अफसाना पेशावर एक्सप्रेस से दोहराना चाहूँगी। पेशावर एक्सप्रेस का जो रावी है, जो नैरेटर है, वो एक ट्रेन है और ट्रेन जो चलती है तो अब्दालपुर से और तक्षशिला से होते हुए, और वो कहती है कि वो यहाँ ये वो तक्षशिला है जहाँ पे कभी ज्ञान लोग अर्जित करते थे, जहाँ से बुद्ध और ज्ञान की परंपरा है, लेकिन यहाँ पे भी ये कत्लो गारत करी हो रही है। और जब कोई स्टेशन पहुँचती है जब कोई ट्रेन स्टेशन पहुँचती है पंजाब के किसी इलाके में, तो वो एक खौफ और खुशी दोनों की मिली जुली चीख पुकार की आवाज़ें आती हैं और फिर वो शांत हो जाती है। और जब ट्रेन आखिर में जाकर मुंबई में अपने यार्ड में जब वो ठहरती है तो वो खुद क्या बोलती है कि मुझे यहाँ नहला धुलाकर शेड में रख दिया गया, मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कोई सफ़र पर ना ले चले, मैं चाहती हूँ कि इस खून और मांस तथा घृणा के भार से मुझे ना लादा जाए, मैं अकालग्रस्त क्षेत्रों में अनाज ढोऊंगी, मैं कोयला, तेल और लोहा लेकर कारखानों में जाऊंगी। मंटो अक्सर अपने अफसानों में ये कहते हैं और तारीख में भी जो और दूसरे अन्य भारतीय भाषा साहित्य में भी ये कहा गया कि कुछ तो लोग वैसे होते हैं जिन्होंने जो रिएक्शन में करते हैं, ये कत्लो गारत करी जिनके साथ कुछ हुआ उसको वो उसके रिएक्शन में रद्दोअमल में ये काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो इन हालात का फायदा उठाकर लूट मार और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ कई जगह ये इनके नॉवेल में भी आता है कि कुछ उठते मवाली किस्म के लोग भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिन्हें और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति उनको मजबूर करती है लूट मार करने के लिए, और वो उस माहौल का फ़ायदा उठाकर जो है ये अपने फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बहुत इसको तवील ना करते हुए बहुत बातें, और चूँकि मैं उर्दू का ये जो सेक्शन है उसको मैंने थोड़ा पढ़ा है और बहुत पढ़ना चाहती हूँ, तो इसमें मैं बहुत बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है था कि इस किताब में मराठा साहित्य में हो, सिंधी साहित्य में हो, बांग्ला में तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, और पंजाबी नॉवेल्स में और हो, तो वो चीज़ें वो मिसिंग है। और वो एक जो है संजीदा कारी और एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में मैं हरीश जी से मेरी एक बड़ा अनुरोध होगा, विनम्र अनुरोध कि वो अगला जो उनका हो तो ये इंडिपेंडेंट है सब, मतलब सारी भाषाएं जो इसमें सम्मिलित हैं और जिसमें कुछ भाषाओं में बहुत मुख्तसर
उनको मिले, तब उस पर तज्जिया और तज्जिया पे तज्जिया करना उसके लिमिटेशंस है। तो ये, लेकिन बहरहाल ये एक वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल जिनको मराठा में क्या लिखा गया मैं बिल्कुल नहीं जानती, या सिंधी साहित्य में क्या है, तो मुझे बिल्कुल इसकी कोई समझ नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए ये एक अव्वलीन किताब है, और आइंदा हम लोग फिर इस पर किसी और अच्छी विस्तृत किताब की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अलीगा, और अब सर से आग्रह है कि आप आए। नहीं, आप मंच पर विराजमान इस पुस्तक के लेखक जिसकी चर्चा अभी हो रही है, और हम सब के अतिथि श्री हरियस राय जी, आलोक धनवा जी और मित्रों, विभाजन की विभीषिका को लेकर कोई किताब और उसका लोकार्पण गांधी संग्रहालय में हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि आजकल विभाजन के गुनहगारों की हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, और 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को ये बाजबता धूमधाम से मनाया जाए। इस विडंबना के बीच इस किताब का आना, मैं समझता हूं कि बहुत ही मौजू वक्त पर इसका आना हुआ है। इसके लिए हरियस राय जी को जितनी बधाई दी जाए वो कम है। अभी आलोक जी को सुन रहे थे तो कई एक बार लगता है कि आलोक जी जब बोलते हैं और उनको कोई टोकता है तो मुझको रश्मि रथी का प्रसंग याद आता है। दुर्योधन ने कृष्ण को कहा कि बांधो, तो कृष्ण ने कहा कि मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया और मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत विधन। तो आलोक जी को सुनना, उनका एक डिक्शन अलग है, उनको आप फुर्सत से ही सुन सकते हैं, हड़बड़ी में नहीं सुन सकते। मित्रों, कृष्णा सोबती को याद किया है भूमिका में हरियस राय जी ने, और उनका एक बहुत ही बढ़िया उद्धरण पेश किया है। आवाज साफ जा रही सब तक? जिसे याद रखना भी मुश्किल और भूलना भी खतरनाक, विभाजन के बारे में कृष्णा सोबती ने कहा है और इसको उद्धृत किया है अपनी भूमिका में। मैं समझता हूं कि टूटते दरकते प्रेम के साथ ऐसा ही होता है। सोचता हूं कई बार कि यदि आजादी के साथ भारत धर्म के नाम पर विभाजित न हुआ होता तो आज भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने कैसे होते और दुनिया में उसकी क्या हैसियत होती, और ये कल्पना करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इस सोचने से विभाजन की विभीषिका का आप अनुमान कर सकते हैं, और इसकी जितनी ज्यादा कल्पना हम कर सकते हैं, इसके बारे में जितना हम सोच विचार सकते हैं, हमें विभाजन की विभीषिका और त्रासदी का बोध भी उतना ही अधिक तीक्ष्ण और तीव्र ढंग से होगा। मित्रों, मुझको कई एक बार विभाजन की विभीषिका के साथ एक रूपक मात्र होता है कि विभाजन की जो विभीषिका थी वो
आग की चौतरफा भीषण लपटों की तरह था, जिसमें बहुत कुछ जलकर खाक, बहुत कुछ बुरी तरह झुलस गया और बहुत कुछ बदरंग हो गया। यह ऐसा अनर्थकारी सिद्ध हुआ कि भारत की किस्मत को जिस दिशा में जाना था उधर न जाकर दूसरी दिशा शुरू कर दी। आजादी के बाद के रहनुमाओं ने, मैं कहता हूं कि जिस तरह से भारत आजाद हुआ था, यदि नेहरू जैसा नेतृत्व न मिला होता, आज का नेतृत्व मिला होता, तो खुदा न जाने क्या होता। कितनी ताकत लगी होगी नेहरू को उस देश को स्थिर करने, उस जलजले से इस देश को उभारने में। बहुत बड़ा जलजला था, प्राकृतिक जलजले से बहुत ज्यादा। इसलिए ये सारी चीजें हमारे माथे में वो आती हैं। आजादी की लड़ाई के बीच किस तरह अंदर और बाहर की शक्तियों ने इस आग को हवा दी, क्योंकि बाहरी शक्तियां तो थी ही, अंदर की भी शक्तियां थी। साम्राज्यवादियों ने किस प्रकार इसे अपना महत्वपूर्ण एजेंडा बनाया। इतिहास और विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य और कलाओं में इसकी किस तरह से अभिव्यक्ति हुई, इस पर अलग अलग तो काम हुए हैं मित्रों, लेकिन इस पर समग्रता में, समेकित रूप में विचार नहीं हुए। उर्दू कथा साहित्य और विभाजन, इस पर काम हुआ। हिंदी कथा साहित्य और विभाजन, इस पर काम हुआ। और इस तरह से बाकी चीजों पर अलग अलग कुछ काम हुए हैं। इसलिए चर्चित कथाकार, कथालोचक श्री हरियस राय जी हम सब के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक पुस्तक के जरिए ये काम कर दिखाया। बहुत परिश्रम और अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है ऐसी किताबों की भी, और कई एक बार हम जब पढ़ते हैं तो पता चलना चाहिए कि इसके लिए लेखक को कितनी चीजों को जुटाना पड़ा होगा, कितना पढ़ना पड़ा। वो है ना कि कितना क्या किया तो दीवान किया, क्या है कालिद साहब, क्या रंजोगम जमा किया तो दीवान किया, कुछ है ना। हाँ, तो ये कितनी मेहनत इसके पीछे होगी, उन सबको सहेजना, समेटना और ऐसे कामों को सामने लाने के लिए प्रकाशन संस्थान के हमारे मित्र बंधुवर श्री हरीशचंद्र जी के नाम के साथ हरिश्चंद्र लग जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हरीश है, और लगभग प्रेमचंद वाली हालत है इनकी। प्रेमचंद्र हमारे विद्यार्थी एमए में भी प्रेमचंद्र लिखते थे, उनको लगता है कि चंद्र होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए, ये चंद क्यों होगा, ठीक है। तो हरियस जी के साथ हरिश्चंद्र शर्मा जी भी हम बड़े सुंदर ढंग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, जहाँ एक साथ दो हरि जमा हो जाएं तो कैसा यज्ञ होगा, आप इसका अंदाज कर सकते हैं। लेखक भी हरिनामधारी और प्रकाशक भी हरिनामधारी, और संयोग से प्रकाशक से मेरा भी पुराना रिश्ता रहा है, और इसलिए अलग से मुझको इसको लेकर के खुशी है। मित्रों, लोकार्पण का वक्त मुंह दिखाई का वक्त होता है, और मुंह दिखाई के वक्त लड़की के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा सुना जाता है। बस जरा सा नाम धाम ये सब था, पता जरा सा कर दिया, देखने में कैसी उसी है कैसे, तो ये बहुत होता है, ये बहुत अधिक ज़्यादा आगे पीछे का वक्त नहीं होता है। लेकिन हमको लगता है कि मुंह दिखाई इसकी दिल्ली में शायद हो गई थी पुस्तक मेले में, कायदे से शायद यहाँ हो रही हो। पटना में आपने हरिश्चंद्र जी ने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए अलग से आपको बधाई दी। आप कहीं भी कर सकते थे, लेकिन पटना आपको बहुत प्यारा लगता है और आगे भी प्यारा लगता रहे, और इस तरह के कार्यक्रम आपके जरिए होते रहे। मित्रों, मैं केवल एक परिचय किताब का दे दूं। कुल 15 अध्यायों और करीब 350 पृष्ठों की अपनी इस पुस्तक में
हरीश भाई ने गागर में सागर भरने का काम किया। और ये मैं कह रहा हूं तो शब्द सही मैं कह रहा हूं, इसमें कोई बहुत अतिशोक्ति नहीं थी, अतिशोक्ति करने की बहुत आदत भी नहीं थी। वैसे मुझे ऐसा लगा कि उसे अध्याय की जगह यदि खंड वो कहते, सेक्शन कहते तो ज्यादा सही होता, क्योंकि अध्यायों में देखा जाता है कि पूर्वापर संबंध है कि नहीं, जो पिछला है उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, तो ऐसा तो रिश्ता है नहीं। ये लगभग अलग अलग सेक्शंस हैं, तो अध्याय की जगह यदि इसे खंड कहा जाता तो मैं समझता हूं कि पुस्तक की जो प्रकृति है वो उसके ज्यादा अनुरूप होता। बहरहाल इन अध्यायों के नाम से ही आपको इस पुस्तक के स्वरूप और इसकी सामग्री का पूरा परिचय मिल गया। पहला अध्याय है भारत विभाजन के मूल आधार, जिसमें विभाजन के सांप्रदायिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधारों की ऐतिहासिक राजनीतिक पड़ताल है, और इसके लिए जो जरूरी पुस्तकें हो सकती हैं उनको जरूरी जगहों पर संदर्भित करते हुए अपनी बात कही गई है, और एक तरह से तथ्यात्मक तरीके से इन्होंने अपनी बात करने की कोशिश की है। दूसरे अध्याय में आजादी की लड़ाई के दौरान उन कुछ विकसित संदर्भों को रखा गया है जो विभाजन को आगे चलकर अपरिहार्य बनाने में बहुत ज्यादा मददगार है, उनको रखा गया है। क्या देश विभाजन को रोका जा सकता था? यह तब से लेकर अब तक एक यक्ष प्रश्न बना रहा है, और इसे पढ़ना अलग से दिलचस्पी का विषय हो सकता है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको ऐसा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इस प्रश्न का बिल्कुल हम लोग हिंदी के विद्यार्थी काल का भेद पढ़ाते हैं तो हेतु हेतु मध्य भूत पढ़ाते हैं, तो कुछ हेतु हेतु मध्य भूत में इसका इन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया है, और उन्होंने कहा, और वो बात गौर करने लायक है, और इस सदन में ये बात आनी चाहिए ताकि लोग उस पर विचार कर सकें। पहले भी लोगों ने कहा है और लेखक ने भी इसको रखा है कि कांग्रेस और लीग के नेता यदि सत्ता का मोह छोड़ते और सत्ता भारत की क्रांतिकारी शक्तियों को सौंपने पर सहमत होते तो विभाजन को रोका जा सकता था। ये हरीश जी भी कहते हैं और पहले भी लोगों ने कहा है, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रजामंदी की जरूरत थी, जो संभव न हो सका। विचारणीय सवाल यह भी होना चाहिए कि खुद उस समय की जो क्रांतिकारी शक्तियां थी वो इस लायक थी कि नहीं कि सत्ता पर काबिज हो सके और सत्ता वो ले सके, ये भी सोचना, इस पर भी विचार करना चाहिए। बाकी के अध्यायों में हिंदी उपन्यासों और कहानियों, उर्दू उपन्यासों और कहानियों, पंजाबी उपन्यासों और पंजाबी कहानियों के साथ बांग्ला, सिंधी, गुजराती, मराठी, डोगरी व असमिया साहित्य में इसकी किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है उसका विश्लेषण, पाठाधारित विश्लेषण किया गया है। एक जिसको कहते हैं संक्षिप्त समीक्षा, उसकी उन्होंने प्रस्तुत की है, और अभी कहा गया वो ज़्यादा अच्छा होता। कई बार पुस्तकों की अब चर्चा करते हैं तो किस साल वो पुस्तक सामने आई थी, कब वो पहली बार प्रकाशित हुई थी, यदि उसकी जानकारी हो और अगला संस्करण हो तो मैं चाहूँगा कि अगले संस्करण में जिन भी कहानियों की चर्चा है, जिन भी उपन्यासों की चर्चा है, उन सबको एक परिशिष्ट में डाल करके कि किसका प्रकाशन वर्ष क्या है और कहाँ से पहला प्रकाशित हुआ था। यदि ये हो जाए तो आगे इसके शोधकर्ताओं के लिए भी और जो गंभीर पाठक है उनको भी थोड़ा सा ऐतिहासिक क्रम में पढ़ने में सुविधा होगी, उसे परिशिष्ट बना करके भी डाला जा सकता है। मुझको ये नहीं पता हरीश जी कि
कश्मीरी साहित्य को आपने देखा कि नहीं? क्योंकि भारत की जो अष्टम अनुसूची है उसमें जो शुरू में 14 भाषाएं रखी गई थी उसमें कश्मीरी भी थी और कश्मीर भी विभाजन का शिकार हुआ था। इसलिए निश्चित रूप से डोगरी के अलावे कश्मीरी साहित्य में भी ऐसी सामग्री रही होगी, मैं केवल इसका अनुमान करता हूँ। और आपने उसकी चर्चा नहीं की तो शायद उसका कुछ कारण होगा, अनुपलब्धता भी कारण हो सकता है। इसलिए इस पर मुझको लग रहा था कि शायद कोई मिसिंग लिंक की तरह कश्मीरी का छूट जाता है। अंग्रेजी के 2 उपन्यास खुशवंत सिंह के पाकिस्तान मेल तथा चमनलाल नहल के उपन्यास आज़ादी को लेकर भी 12वें अध्याय में चर्चा की गई है। 13वें अध्याय में विभाजन को लेकर साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर और स्वतंत्र रूप से निर्मित फिल्मों की अलग अलग चर्चा की गई है। ये काम इसके पहले हिंदी में, जैसा कि मैंने कहा कि कथा साहित्य भी और फिल्मों को भी 2 सेक्शन में बांटा। जिन फिल्मों का निर्माण साहित्यिक कृतियों के आधार पर हुआ था और जिन फिल्मों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ था विभाजन के विषय को लेकर, उसको उन्होंने सामने रखा है। और एक स्वतंत्र अध्याय में विभाजन को लेकर लिखे गए असगर बजाहत और भीष्म साहनी और मोहम्मद असलम खान के नाटकों की भी चर्चा है। इसलिए मैंने कहा कि एक समग्र और समेकित रूप में ये लिखी गई है पुस्तक। और जो आखिरी अध्याय है उसमें कथेतर गद्य, हालांकि कथेतर गलती से कथेतर लिखा गया है, कथेतर नहीं है, कथा जोड़ इतर है कथेतर। आमतौर पर और लोग भी, हम जैसे प्रोफेसरान भी उसको कथेतर बोलते हैं, तो इतर नहीं है, वो इतर ही। तो वो अध्याय में वो कथेतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर ढंग से पुस्तक है। तो बहुत सुंदर कोई चेहरा हो तो जरा सा भी कुछ हो तो कुछ दिख भी जाता है। हमारा जैसा कुछ भी हो तो कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मुझको वो खट्टा। तो आखिरी में जो कथेतर गद्य है उसमें असगर बजाहत की किताब पाकिस्तान का मतलब क्या है, और पाकिस्तान का मतलब क्या है ये तो बड़े बड़े आदमी नहीं समझ पाएंगे। पता नहीं पाकिस्तान भी समझता है कि नहीं। हमको लगता है कि वो खुद नहीं समझ रहा है और पैदाइश के समय से ही नहीं समझ, जैसे कर्ण को दिक्कत थी पैदाइश के समय, लगभग वैसी ही स्थिति पाकिस्तान की है। तो इस पुस्तक के साथ उर्वशी बुटालिया ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी। उनकी बातचीत को सामने रख करके वो किताब लिखी गई है। जी हाँ जी, और दस्तावेजों को संदर्भित करते हुए इसकी समीक्षा की गई है। मित्रों, पुस्तक के इस ढांचे से आपको अंदाज लग गया होगा कि पुस्तक न केवल उर्दू वाले माफ करें, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, पुस्तक न केवल काबिले पढ़ है बल्कि काबिले रख भी है। ठीक है। फिर मैंने कहा कि उर्दू वाले माफ करें, यानी पढ़िए ही नहीं, ये संजो कर रखने की है। आपको कभी कभी लगातार उसको संदर्भित करने की इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी। तो ऐसे वक्त में ये पुस्तक आई है जब विभाजन का प्रेत फिर से हमारे सर पर बुरी तरह मंडराना शुरू कर चुका है। 1848 मार्च में मैनिफेस्टो जो लिखा था मार्क्स एंगल्स, उसका पहला वाक्य है, आजकल यूरोप के सर पर एक भूत मंडरा रहा है और वो भूत है मार्क्सवाद। आज पूरी दुनिया अपने देश भी विभिन्न कारणों से, कभी राष्ट्रवाद कारण है, कभी धर्म कारण है, कभी और भी कुछ कारण है, जो कुछ अभी घटित हो रहा है वो सच पूछिए विभाजन के ही चौतरफा प्रेत जो हो सकते हैं, अनेक रूपों में विभाजन जो हो सकता है, उसका प्रेत हम सब के सर पर, दुनिया के सर पर बढ़ा रहा है। ऐसे वक्त में इस किताब का आना, और मुझको देख रहा था हिंदी उर्दू में, तो एक तो ये है कि पुस्तक जो लिखी गई है तो लग रहा है कि जितनी चीज़ें
हिंदी में कहानियाँ जितनी लिखी गई सबकी सब उसमें आ गई हैं, उर्दू में जितनी कहानियाँ लिखी गई हैं सबकी चर्चा हो गई। इस पुस्तक में हमको पढ़ते हुए एक बात आई और मैं प्रकाशक को भी सलाह दे रहा हूँ और लेखक को भी सलाह दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा बुजुर्ग होने की उम्र हो गई है तो सलाह औलाद दी जा सकती है, कोई खास बात अब नहीं है। अब रिटायर कर गया, जब तक रिटायर नहीं किया था तो सलाह औलाद नहीं देता, ठीक कि इतनी मेहनत से आपने सारी चीज़ों को सामने लाया है, उन सब का टेक्स्ट तैयार कर दीजिए। एक जितनी कश्मीरी कहानी, जितनी कहानियों आपने विभिन्न भाषाओं, तो आपने देखा होगा उल्टा पलटा होगा, तो उसको एक जगह ला आप यदि करके टेक्स्ट उन कहानियों को, और उर्दू कहानी के बारे में तो मेरा अपना ख्याल है उसका अनुवाद तो कोई विश्वसनीय होता नहीं, उसका लिप्यंतरण ही हो और केवल जहाँ कठिन मानने लगे कि इसको बताना जरूरी है वहाँ आप फुटनोट में बता दीजिए। सबसे अच्छा तरीका हिंदी उर्दू का साझा चलने का यही है कि लिप्यंतरण कीजिए। अनुवाद में नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो ये किताब यदि तैयार हो सके, इधर 2017 में हमारे मित्र थे गुजर स्वर्गीय फणीश बाबू, फणीश सिंह ने कितने हिंदुस्तान नाम से एक किताब प्रकाशित की थी, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, वो वाणी प्रकाशन से निकला हुआ है, वाणी प्रकाशन से निकला हुआ है और उसमें करीब 27 कहानियां हैं जो भारत विभाजन से संबंधित हैं, और उसमें हिंदी की कहानियां हैं, उसमें उर्दू की कहानियां हैं और उसमें पंजाबी की कहानियां हैं, और वो सब की सब हिंदी में हैं। तो आज के दौर में ऐसे संकलन यदि आएंगे तो इस किताब का ये किताब उसका हैंडबुक की तरह से वो होगा। तो आज के दौर में ऐसे संकलनों की जरूरत है, और ऐसे संकलन यदि आते हैं तो उसे खुशखबरी की तरह उसका स्वागत होना चाहिए। मित्रों, तथ्यात्मक इतिहास से ज्यादा आज जरूरी संवेदनात्मक इतिहास की है। पोस्ट ट्रुथ के दौर में तथ्यों का क्या भरोसा, यहाँ तो जो असत्य है वो सत्य दिखता है, जो सत्य है वो असत्य दिखता है, अर्ध सत्य पता नहीं, और सत्य के कितने चेहरे अभी दिखाई पड़ने वाले हैं। ऐसे समय में यदि हम उस टेक्स्ट को एक जगह, थोड़ी ये सुल्तान साहब वाली किताब से ज़्यादा मोटी सर वो नहीं होगी, उससे ज़्यादा मोटी नहीं होगी, तो यदि आएगी तो नई पीढ़ी का भी बहुत उपकार होगा, क्योंकि आजकल खोजी पीढ़ी नहीं है, आजकल तुरंता पीढ़ी है। तो 2 खंड में कर दीजिएगा या जो भी कीजिएगा, लेकिन उसको तो मोबाइल में जितना अट जाए उतना सही है। तो उसको यदि आता है तो ये नई पीढ़ी के लिए, और इस समय में एक बहुत भरोसेमंद चीज़ हमारा साहित्य, हमारी कलाएं, हमारी वो सिनेमा, हमारी वो फिल्में, जिन्होंने हमें उस दहशत से, उस त्रासदी से रूबरू करवाया जब हम उस समय नहीं थे। तो आज भी हमारे समय, उस समय को साक्षात्कार यदि करने का कोई जरिया हो सकता है तो वो इतिहास की पुस्तक नहीं हो सकती, वो राजनीति की पुस्तक नहीं हो सकती, वो कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे सकती है। वो हिंदी, उर्दू और विभिन्न भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है, कथा साहित्य है, कविताएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो हो सकती हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रकाशक हरिश्चंद्र जी को, लेखक हरिजस राय जी को, और आप सबको जो इतनी देर से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि कई एक बार सुनते सुनते जब आखिर में बोलने का मौका आता है तो लगता है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ मतलब तो बहुत सारी नदियाँ सूख चुकी हैं, तो आगे न सूखें, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार सर। और अब हमारे बीच हिंदी के कथाकार संतोष दीक्षित जी हैं, आपसे आग्रह है कि आए और अपनी बात रखें। मंच पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ कवि, वरिष्ठतम कवि आलोक धनवा जी, प्रोफेसर तरुण कुमार जी, अप्सा बानो जी, अजीना जी,
हरियस राय जी हमारे बहुत पुराने मित्र, लगभग 20-25 साल 30 साल से पुराने मित्र हैं। और मुझे याद है जब मेरी पहली कहानी छपी थी तो उन्होंने वर्तमान साहित्य में उस पर टिप्पणी की, तो बड़े मतलब आलोचकीय प्रतिभा संपन्न भी हैं, कथाकार भी हैं। और आज जी और हरिश्चंद्र शर्मा जी जो बहुत पुराने परिचित और जिनकी जो इतनी अच्छी किताबें छापते हैं कि खुद मेरी लाइब्रेरी में इनके प्रकाशन की कई किताबें हैं जिनको पढ़ के मैं समृद्ध हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो हरियस राय जी को बधाई। जैसा तरुण जी ने अभी कहा, ये इतना कठिन समय है और इस कठिन समय की पहचान कथा साहित्य में बहुत पहले हो गई। आप याद कीजिए स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन, वो उन्होंने उस समय लिखा था और आज भी वो मौजू है। और आज जिस तरह के हालात हैं पूरे देश में, विभाजन की विभीषिका का एक समझिए कि जो एक सालाना जलसा नहीं मनाया जाता, लेकिन वो जलसा ही है। पॉलिटिकल राजनीति में कुछ भी होता है तो वो जलसा ही होता है, उसी को याद भी करने का। तो ये स्थिति जब है, ऐसे में इस किताब का आना और पटना में इस पर बातचीत होना, ये बहुत ही सुखद है। हम हरियस जी को बधाई देते हैं और इस किताब के बारे में कुछ बहुत संक्षेप में कुछ जरूरी जो बातें हम सब जानते हैं। अभी कृष्णा सोबती का उदाहरण दिया गया। विभाजन एक ऐसा जख्म है जिसको भूलना भी बहुत कठिन है और याद करना भी बहुत खतरनाक है। ये हमेशा रिश्ते रहने वाला जख्म है। ये कभी जो है एक ऐसा घाव है जो कभी भरता नहीं है। और भारत का विभाजन जो हुआ तो ये केवल एक भूगोल का बंटवारा नहीं था, बल्कि मनुष्यता, स्मृतियों और सांस्कृतिक अस्मिता का भी एक गहरा क्षरण हुआ है। साथ साथ भारतीय कथा साहित्य ने इस ऐतिहासिक त्रासदी को न सिर्फ दर्ज किया, बल्कि इसे एक भावनात्मक और नैतिक विमर्श में भी बदला। विभाजन से जन्मी कहानियां और उपन्यास मानव पीड़ा, विस्थापन, हिंसा और टूटे दरकते विश्वासों का एक ऐसा दस्तावेज है जिन्हें किसी इतिहास की किताब में पूरी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। अक्सर हिंदी कविता पर यह आरोप लगता है कि विभाजन के संबंध में कोई कविताएं नहीं हैं। ये भारतीय कथा साहित्य की बात हो रही है, कविताएं नहीं हैं। जबकि उस समय जब देश का बंटवारा हुआ तो कम से कम 5 बड़े प्रगतिशील कवि रचना कर रहे थे, जिसमें नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल, ये सारे लोग थे। लेकिन एक भी कविता जो है वो विभाजन की पीड़ा के संबंध में नहीं आई। ये हमेशा आरोप लगता रहा है। लेकिन अगर आप इन कहानियों की सूची देखेंगे जो विभाजन से संबंधित कहानियां हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें वैसे ही कथाकार शामिल हैं जिन्होंने वास्तव में विभाजन के दंश को झेला है, जो उस इलाके में रहे हैं। यहाँ बिहार की कोई कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, यहाँ बंगाल की कहानी है, मराठा की कहानी, मराठी कहानियाँ हैं, गुजरात है और पंजाब है जो 2 भाग में सीधे बटा, बंगाल बटा, बंगाल की कहानियां हैं। तो इस तरह से और ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो लोग विस्थापित होकर के हमारे देश में आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम हम भीष्म साहनी का परिवार को कह सकते हैं। बल्लाळ साहनी उन्हीं के बड़े भाई जिन्होंने गर्म हवा जैसी फिल्म बनाई, गर्म हवा जैसी फिल्म बनाई। और भीष्म साहनी ने काफ़ी काम किया, अलग से भी उन्होंने जो कथा साहित्य पर काफ़ी काम किया है। असगर बजाहत जैसे लोग जिन्होंने हिंदी में काफ़ी काम किया है। तो ये सारे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कहानियाँ हैं, ये साहित्य ने, कथा साहित्य ने आंकड़ों के पीछे छिपे चेहरे दिखाए और उन आवाज़ों को सामने लाया जो सरहदों की लकीरों में कहीं खो गई थी, गुम हो गई थी। उन आवाज़ों को सामने रखा है।
मंटो से लेकर भीष्म साहनी और कृष्णा सोबती से लेकर यशपाल तक हर लेखक ने इस त्रासदी को एक विशिष्ट दृष्टि से देखा और लिखा। यही कारण है कि विभाजन विमर्श आज भी हमारे साहित्यिक और सामाजिक चिंतन का एक केंद्रीय आधार बना हुआ है। इस पृष्ठभूमि में विभाजन की विभीषिका और भारतीय कथा साहित्य जो है, ये जो किताब है, तो जाहिर है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक पूर्ण पीठिका जो है, यह जो किताब है, यह केवल घटनाओं का इतिहास नहीं है, बल्कि विभाजन से प्रभावित लोगों की पीड़ा, भावनाएं और उनके अनुभवों को सामने लाती है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सांप्रदायिकता के खतरों की यह चेतावनी देती है। क्या कैसे चेतावनी देती है? क्योंकि यह पुस्तक बताती है कि विभाजन जो है वो विशुद्ध रूप से एक धार्मिक विद्वेष का परिणाम था और इसके राजनीतिक कारण निहित थे। ये पहले और 2 अध्याय में हरिहर जी ने इसको बहुत विस्तार से बताया है, चर्चा की है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये हमारे साझी संस्कृति को याद दिलाती है। यह दिखाती है कि भारत की संस्कृति मूलतः मिश्रित और साझा रही है। और खास करके अगर आप कुर्तुल हैदर का उपन्यास पढ़ें, आग का दरिया, आप देखिए उस है, या कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, अगर आप इसको पढ़े हुए हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि किस पंजाब के जो शाह का जो परिवार है और किस तरह से सारे लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं, साथ में जो तंदूर लगता है, सबकी रोटियां पकती हैं, ये सब अद्भुत है कृष्णा सोबती के उपन्यासों में। फिर विस्थापन और शरणार्थी की समस्या की समझ जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि एक वैश्विक आज माइग्रेशन भी जिस तरह से हो रहा है और जितने युद्ध चल रहे हैं, इतने माइग्रेशन विस्थापन हो रहे हैं कि मतलब ये समस्या एक वैश्विक समस्या हो गई है। और इस नाते ये सारे कथा साहित्यों का एक जगह जो संयोजन हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मानवीय मूल्यों का पुनर्स्मरण हुआ है, इसको अब इस रूप में लिख सकते हैं, मानवीय मूल्यों का पुनर्स्मरण हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि नई पीढ़ी के लिए एक सीख की तरह है। आज जो लोगों ने विभाजन को नहीं देखा है, जो छोटे युवा हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने उस पीड़ा को, वो इस पुस्तक के माध्यम से उस पूरे समय को एक मतलब पूरे समय में जाकर के झांक सकते हैं कि वो कितना पीड़ादायक समय था। खास करके अगर आप मंटो की कहानियां पढ़ें, आपका दिल दहल जाएगा। या फिर साझी संस्कृति की बात करनी है तो उर्दू में जो उदास नस्लें जैसा उपन्यास अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी मैं आंगन पढ़ रहा हूँ खदीजा मस्तूर का, अभी जस्ट शुरू किया है, 25-30 पन्ना अभी कल तक पढ़ रहा था मैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो जाहिर है कि उस पीड़ा के साथ एक आत्मसाक्षी आप नहीं हो सकते। वो और एक पूरी जो रवायत रही है हिंदू मुस्लिम की, बंटवारा केवल देश का बंटवारा नहीं है, ये समझिए कि आप एक ऐसे घर का बंटवारा है जहां 2 भाइयों का अलग बंटवारा हो गया। इसमें बाकी सब बातें हो गई हैं तमाम कि इसमें जो कथा साहित्य है अलग अलग ढंग से है। उस जो हिंदी की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण है, भीष्म साहनी से लेकर के और जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं यशपाल से लेकर के और कृष्णा सोबती, मैंने सबका जो अभी जिक्र किया, ये सब है इसमें। इसमें एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कथेतर गद्य। वो कथेतर गद्य में असगर वजाहत का संस्मरण जो है, जो वो पाकिस्तान से जो घूम करके आते हैं और लिखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उर्वशी बुटालिया का संस्मरण ये भी इस किताब में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो तमाम जो कहानियां हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से हरिहर जी ने उसका कथासार भी लिख दिया है। अगर आप इतना पूरा लंबा साहित्य नहीं पढ़ सकते हैं तो ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि तरुण जी ने कहा, ये एक दस्तावेजी साहित्य है, संग्रह करने की चीज़ है, ये बोलने की बहुत चीज़ नहीं है। ये किताब बहुत जरूरी है, एक रेफरेंस बुक के रूप में भी आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं और ज़्यादा नहीं कह करके, अभी तो मैं बहुत सारे नोट्स हैं लेकिन इस पर काफ़ी बात हुई है और आप लोग बहुत देर से हैं बैठे हुए, तो
मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह करके मैं हरिहर जी को फिर बधाई देता हूँ इस किताब के लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो आगे भी इस तरह से कुछ काम करते रहें। धन्यवाद। शुक्रिया संतोष दीक्षित जी। अब मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। कल प्रकाशन संस्थान द्वारा ही प्रकाशित एक उपन्यास अंतरयात्रा, व्यास जी के द्वारा लिखित उपन्यास है। व्यास जी स्वयं इस संगोष्ठी में शामिल हैं, बैठे हैं। तो आप सबों से निवेदन है, और उनसे भी हमारा निवेदन है जो यहाँ नहीं है, उन तक हम सब संदेश पहुँचाएं कि कल बिहार विधान परिषद के सभागार में 2 बजे के बाद 3 बजे से परिचर्चा है उस उपन्यास पर, और उसमें हम सब शामिल हों। और हमारे जो मित्रगण हैं जो साहित्य प्रेमी हैं पटना शहर के, तो उनसे भी हम सबका निवेदन होगा कि वे भी शामिल हों। और अब मैं इस पुस्तक के लेखक, विभाजन की विभीषिका और भारत का कथा साहित्य हरियस जी से आग्रह करता हूं कि आप आएँ और अपनी पुस्तक पर थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में अपनी बात रखें। हरियस जी। मैं यहाँ पटना में आकर के अपने आप को बहुत ही गदगद और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी इस किताब को इतने बेहतरीन तरीके से समझा गया, इतने बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही गई। इनके लिए धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। विभाजन की विभीषिका किस रूप में हमारे साहित्य में दर्ज हुई, किस रूप में हमारे जीवन में दर्ज हुई, आप सब ने, हमारे तमाम वक्ताओं ने इस पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। अफशा बानो, अलीना अली मलिक, आदरणीय तरुण कुमार जी और संतोष दीक्षित ने इस किताब के मर्म को समझा, और जो आदरणीय तरुण कुमार जी ने, बाकी मित्रों ने सलाह दी है, वो सलाह सिनेमाती पर, और मैं उस सलाह को एक दिल में बिठा करके ले जा रहा हूँ। और यकीनन जब भी कभी अवसर आएगा तो अगले अंक में, अगले संस्करण में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा जो आदरणीय तरुण कुमार जी ने कही कश्मीरी साहित्य को लेकर के। दरअसल मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो साहित्य मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाया, मुझे इस समय नहीं मिल पाया। तो ये एक सीमा रही इस किताब की। मुझे एक जब मैं विभाजन पर ये काम कर रहा था, एक तो ये किताब मेरी पीएचडी की किताब नहीं है, इसको एक पीएचडी के शोध ग्रंथ के रूप में ना देखा जाए, एक स्वतंत्र किताब के रूप में देखा जाए। तो इसलिए मैंने कोई संदर्भ या कोई रेफरेंसेस जिस तरह शोध प्रबंध में दिए जाते हैं उसको दिए जाने की यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं की। दूसरा मेरा ये कहना है, जो एक कृष्ण सोपती जी का वाक्य यहाँ वक्ताओं ने कोट किया कि विभाजन को याद रखना भी मुश्किल और भुलाना भी खतरनाक। मेरा ऐसा मानना है मित्रों कि हमें इस विभाजन को याद रखा जाना चाहिए, बार बार याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका संकेत तरुण कुमार जी ने किया, आज वो फिर प्रेत हमारे सामने, हमारे मंडरा रहे हैं हमारे माहौल में, जिनकी वजह से विभाजन हुआ। हमें विभाजन को इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि ताकि वो शक्तियाँ फिर से सक्रिय ना हो सकें, ताकि वो ताकतें फिर से बंटवारे की तरफ अग्रसर ना हो सके, ताकि ऐसा माहौल ना बन सके कि हमारा समाज आपस में बंट जाए। इसलिए विभाजन को याद रखा जाना चाहिए। मैं कोशिश यही करते हैं कि विभाजन की विभीषिका जो हमारे घरों तक पहुंची है उनको हम याद करें और सतर्क रहें, सावधान रहें उस प्रकार के मनोवृत्ति से, उस प्रकार की सोच से, उस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से, और एक लोकतंत्र के खातिर जो हम लोग बार बार जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बनाए रखने की लगातार कोशिशें मजबूत करते रहें। इसलिए विभाजन को याद रखा जाना चाहिए। एक बात मैंने इस अध्याय में और भी कही है, शायद आप लोगों का ध्यान गया होगा कि इसका एकदम अंतिम अध्याय है, विभाजन जारी है। ये केवल विभाजन की विभीषिका ही तक नहीं खत्म हो गई, वो विभाजन लगातार जारी है। वो हम अपने समाज में भी देख रहे हैं और अपने साहित्य में भी देख रहे हैं। हमारे एक मित्र ने स्वयं प्रकाश की कहानियों का जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और भी मौजूद हैं
अनुकूल हुआ और समय मिला तो शायद मैं उस पर भी काम करूंगा। जो अब विभाजन जारी है उसको जो विभाजन हो रहा है 1947 के बाद, उसके बाद जो प्रवृत्तियाँ बन रही हैं उन पर भी ये किताब करने की कोशिश करूंगा। इसलिए विभाजन को हमें याद रखा जाना चाहिए और सतर्क करना चाहिए। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत तहे दिल से मेरी किताब को समझा और किसी लेखक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उसी किताब को तहे दिल से समझा जाए। कुछ कमियां रह गई या कुछ सीमाएं रह गई, मैं उसको सीमाएं कहूँगा, आपने उस पर ध्यान दिलाया, वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत खुश हुआ मैं आज यहाँ पर आकर के आप सबके विचार सुन करके। बहुत बहुत आभार आप सबका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हरिहर साई जी। अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आलोक धनवा जी से पुनः निवेदन करते हैं कि इस सत्र के भी अध्यक्ष आप हैं और आशीर्वचन सर्वोच्च अध्यक्ष जी को, ये हरिहर जी को दो शब्द